अब ब्योयेंसी क्या है, तो सबसे पहले अगर कोई ब्योयेंसी का डेफिनेशन पूछेगा व्हाट इज ब्योयेंसी, तो आप ये बोलोगे कि when an object बिल्कुल is partially or completely immersed in a liquid, partially or completely immersed in a liquid, then because of pressure difference, ये भी लिख लेना, then because of pressure difference, the object will experience an upward thrust. The object will experience an upward thrust. This upward thrust is known as buoyancy. This upward thrust is known as buoyancy. अब ये जो फेनोमेना है ना, ये फेनोमेना आपने ना कहीं ना कहीं तो देखा होगा। कभी कुएं से पानी निकाला है क्या? गांव गए होगे, कुआं नहीं दिखा, कुआं से पानी, सर कुआं देखा था, मन किया था डूबने का, लेकिन फिर सोचे कि छोड़ देते हैं सर। अरे कुआं था पर पानी नहीं था। अच्छा, कुआं में पानी नहीं था। ये कितनों ने कुएं से पानी भरा है? तुम लोग कभी ना छुट्टियों में ना गांव जाओ, बहुत जरूरी है। तो गांव में कुआं नहीं है? अरे कुएं क्या लगाते हैं? अच्छा, कुएं में पंप लगाते हैं, ये तो है मॉडिफाइड गांव, स्मार्ट विलेज। नहीं तो अगर कभी भी आपने कुएं से पानी भरा होगा ना, तो आप देखना कि वो जो बकेट है, पानी का बकेट है, जब वो पानी के अंदर होता है उसको लिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आएगा ना, उसको लिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, उसका वेट पूरा वेट आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है भाई, कुआं नहीं है तो घर में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करना, बकेट भर के पानी ले लेना, ठीक है, और उसमें क्या करना, एक कोई भी भारी सा ऑब्जेक्ट ले लेना, थोड़ा सा भारी होना चाहिए, और उसको क्या करो, थ्रेड से या किसी रोप से टाई कर दो, और जब उसको पानी के अंदर वो डिप रहेगा ना, तो आप देखोगे उसको पुल करना बहुत ही इजी है। लेकिन जैसे ही वो मेटल बॉल ले लो, लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करोगे, वाटर के सरफेस से बाहर निकालोगे ना, तो आप देखोगे हैवी नहीं हो जाएगा, उसको आप देखोगे कि उसको पुल करना मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? जब तक वो पानी के कांटेक्ट में है, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण उसको एक अपवर्ड थ्रस्ट मिल रहा है। जैसे हमने कल इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, एक एग्जांपल देखा था। एग्जांपल कैसा है? ये ऐसा अज्यूम कर लो कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया है, लिक्विड को फिल करके रख दिया है, ठीक है। ये कंटेनर था और कंटेनर में हमने क्या कर दिया, लिक्विड को फिल करके रख दिया है। अब अगर मान लिया जाए कि एक सिलेंडर है, यहाँ पर हम एक सिलेंडर इंसर्ट कर देते हैं, पानी का सिलेंडर नहीं है, नॉर्मल कोई दूसरा सिलेंडर है। अब अगर ये सिलेंडर को आप देखोगे तो, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? सिलेंडर वो रणबीर कपूर वाला सिलेंडर है, वो भागने वाला सिलेंडर है। तो अगर आप ये सिलेंडर को देखोगे ना, तो इस पॉइंट पर प्रेशर अगर है P1 और इस पॉइंट पर प्रेशर अगर P2 है, तो गॉस प्रेशर का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, और अकॉर्डिंग टू गॉस प्रेशर P2 का जो होगा वो ग्रेटर होगा P1 का। इसका मतलब क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये। अब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। तुमने शायद ऐसा सुना होगा कि अगर वो सबमरीन होता है, सबमरीन जानते हैं, सबमरीन का इंजन अगर बंद हो जाए, मान लो सबमरीन का इंजन अगर बंद हो जाए और वो क्या हो जाए, पूरा जमीन पर सिंक कर जाए, पूरा जमीन पर अगर बैठ जाएगा, तो उसको लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है उसको लिफ्ट करना? क्योंकि अगर तुम देखोगे पूरा अगर वो जमीन पे बैठ गया, तो नीचे से तो प्रेशर लगना गायब हो गया ना। अब क्या होगा, एक तो इसका खुद का वेट बहुत ज्यादा, और ऊपर से प्रेशर भी इसको बहुत ज्यादा लग रहा है, तो उसको लिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
लेकिन अगर ये तैरता रहेगा, अगर ये फ्लोट करता रहेगा तो उसको लिफ्ट करना बहुत ही आसान होता है। इसीलिए जो सबमरीन होती है ना, वो एक तरह से ऐसा होता है कि सबमरीन में आपका जो जान है वो भी रिस्क में हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया गया तो सबमरीन का जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, बहुत ही नहीं तो वो लोगों को मार भी सकता है। बात समझ में आए? एक मूवी आई थी गाजी अटैक, देखा है क्या? अच्छी मूवी है, देखना चाहिए वो। देखा है ना वो गाजी अटैक? वो अच्छी मूवी थी, उसमें वो सबमरीन खेलते रहते हैं, वो दिखाए हैं उसमें। फिजिक्स के लिए मूवी देखना बहुत जरूरी है। मैं टाइम टू टाइम आपको मूवीज बताता रहूंगा, समय निकाल के देखते रहेंगे। अरे मैं भी ना शादी से पहले मैं भी बहुत सारी मूवीज देखता था। अब मेरे घर में ही मूवी चलती है, मेरे को लगता है मैं ही विलन हूँ। मेरी वाइफ होगी और कौन? क्या पति पत्नी और वो नहीं चल रहा मेरे घर में? मेरी वाइफ ही विलन है। मेरी वाइफ ही एक्ट्रेस है, मेरी वाइफ ही हीरो है। ओए ये लिख लिया क्या? मिल जाएगा। अरे जल्दी लिखो ना। लिख लिया ना फोर्स ऑफ ब्योयेंसी? अब नेक्स्ट में सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। तो ये किसने बताया था कि फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो आर्किमिडीज नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। अब ये यूरेका वाली स्टोरी भी बताऊंगा, लेकिन जब एक न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब, ठीक है? आज बताऊंगा वो यूरेका। स्टार्टिंग में नहीं, वो स्टोरी तभी समझ में आएगा जब वो न्यूमेरिकल सॉल्व, क्योंकि बहुत जरूरी है। वो बंदा बहुत डेडिकेटेड था। क्या करे? अरे बत्ता नहीं, उसे बुक को बैठना। हाँ नहीं तो आज स्टेटमेंट लिखेंगे ना, ठीक है? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिख लो, मैं बता देता हूँ। हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड इन लिक्विड, या इन फ्लूइड बोलेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली और पार्शियली इमर्स्ड in a fluid, it experiences an upthrust. It experiences an upthrust. When an object is completely or partially immersed in a fluid, it experiences an upthrust. And the magnitude of upthrust is equal to, and the magnitude of upthrust is equal to the weight of fluid. The magnitude of upthrust is equal to weight of fluid displaced. Weight of fluid displaced. अब ये fluid displaced, ये fluid कितना displace हुआ, उसका जो weight होगा वही क्या करेगा? फोर्स ऑफ ब्योयेंसी के इक्वल होगा। मतलब जितने भी हम क्वेश्चन आज फोर्स ऑफ ब्योयेंसी पे सॉल्व करेंगे ना, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको कैलकुलेट करना है वो है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एग्जांपल देखते हैं, ठीक है ना? ओके। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मान लो मैंने ऐसा बोला कि वाटर का सरफेस है, कहाँ गया पानी? ये पानी है, ये वाटर का सरफेस है, ठीक है? और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो तैर रहा है, वो फ्लोट कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग। अब अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कुछ पानी के अंदर होगा, कुछ पानी के बाहर होगा, ऐसा हो सकता है ना? अभी एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी सीखेंगे हम। अब इसमें अगर आप देखोगे ना, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम या डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है? तुम अगर देखोगे
तो ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, पानी के अंदर जाने के लिए पानी में कुछ स्पेस क्रिएट किया गया। ऐसे पानी का सरफेस था, तुम चाहते हो कि ये ऑब्जेक्ट जाके ऐसे डूब जाए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाके यहाँ पे पानी के अंदर चला जाए तो ये पानी में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस क्रिएट करेगा ना। अब कितना स्पेस क्रिएट करेगा, तो देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो वॉल्यूम होगा, ये जो शेडेड वॉल्यूम होगा, इतना ही वॉल्यूम ये पानी के अंदर क्रिएट करेगा क्या। तो जितना वॉल्यूम पानी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है उसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। जैसे ये ऑब्जेक्ट पानी के अंदर गया, तो अगर ये फ्लोट कर रहा है तो क्या करेगा, इसका कुछ अमाउंट पानी के बाहर होगा, कुछ अमाउंट पानी के अंदर होगा। तो जो अमाउंट ऑफ सॉलिड पानी के अंदर है उतना ही जगह तो ये पानी में बनाएगा ना। तो जितना अमाउंट ऑफ स्पेस ये क्रिएट करेगा इन ऑर्डर टू मूव, इन ऑर्डर टू बी एट इक्विलिब्रियम, इस अमाउंट ऑफ स्पेस को ही हम इस अमाउंट ऑफ स्पेस के इक्विवेलेंट जो वाटर होगा उसका अगर आप वेट फाइंड आउट करोगे तो वही फोर्स ऑफ बॉयंसी के इक्वल होगा। मैं बता रहा हूँ, जैसे हमेशा अगर आपको वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कैलकुलेट करना है, अगर मैं बोलूं फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या है, फोर्स ऑफ बॉयंसी है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब तुम खुद से सोचो, अगर आपको लिक्विड डिस्प्लेस्ड का वेट कैलकुलेट करना है तो वेट को ऐसा लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जनरली लिक्विड जो होगा वो वाटर ही होता है, इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब तुमको लिक्विड का डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पता रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विड का डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या रहेगा, पता रहेगा। क्या अननोन रहेगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। तो अगर किसी तरह से डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मिल जाए तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड मिल जाएगा क्या। और ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट लिक्विड में अंदर जाने के लिए कितना स्पेस खाली कराएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। या ऐसा समझ लो, लिक्विड पानी, वो जो ऑब्जेक्ट है वो पानी के कितना अंदर है, पानी के कितना अंदर है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब अगर मान लो सर ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट पूरा ही पूरा पानी के अंदर है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा पानी के अंदर आ गया, तो इस केस में क्या होगा, जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम होगा ना, जो इसका एक्चुअल वॉल्यूम है वही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो जाएगा। आसान है ना, पूरा का पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है इस पे, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अगर तुम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कैलकुलेट करना सीख गए तो इसके कोई भी न्यूमेरिकल में तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल की कहानी समझ में आई है, सबको समझ में आया क्या, ठीक है। एक ये मतलब कंसेप्ट, आर्किमिडीज की कंसेप्ट, आर्किमिडीज का कंसेप्ट, आर्किमिडीज कंसेप्ट, आर्किमिड्स, ये समझ में आया क्या। एक सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, सिंपल ही होता है, मतलब फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहाँ मुश्किल होता है, सिंपल ही तो होता है। क्वेश्चन क्या है ना, पानी है, ठीक है, पानी का सरफेस है और ऐसा बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आधा डूबा हुआ है, ऐसे आधा डूबा हुआ है मतलब फ्लोट कर रहा होगा ना, अगर आधा डूबा हुआ है तो फ्लोट कर रहा होगा ना, मतलब थोड़ा डूबा है थोड़ा बाहर, ठीक है, शांत शांत, गुस्सा नहीं करते। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, मान लो ये बोला गया है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बताया गया है, ये फ्लूइड का डेंसिटी कितना बताया गया है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बताया गया है रो, फ्लूइड का डेंसिटी बताया गया है रो। अब तुमने ना बचपन में ऐसा पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट तभी तैरता है जब उसका डेंसिटी फ्लूइड के डेंसिटी से कम रहे, पढ़ा है क्या। जैसे कुछ अगर एग्जांपल्स बोले, ऑयल जो होता है वो वाटर पे फ्लोट करता है, रीजन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल इज लेस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। या तुमने देखा होगा आइस, आइस हो गया, वुड हो गया, ये सब क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है क्या, वाटर के सरफेस में। कोई अगर इसका रीजन पूछेगा तो सिर्फ यही रीजन बोलना, डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ आइस और डेंसिटी ऑफ वुड इज लेस कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई दे आर फ्लोटिंग। बात समझ में आ रहा है। अब कभी कभी कोई पूछ लेते हैं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन होता है कि डेंसिटी ऑफ आइस, दो आइस इज सॉलिड
डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है वो वाटर से कम कैसे हो जाता है? केज लाइक स्ट्रक्चर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया क्या अभी? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे उसका जो डेंसिटी होता है वो पानी से कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में गिवन है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट को तैरना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट को तैरना चाहिए तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। तो ऐसा मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज रो बाई 4। ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कितना है? रो बाई 4 है। अब अगर ये एक क्यूब है ऑफ साइड ए, अगर ये एक क्यूब है ऑफ साइड ए, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब। ए इसका एज लेंथ, क्यूब का एज लेंथ, ये क्यूब है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूब above liquid surface, above liquid surface। मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कल क्लास 9 में दिया था, उन लोगों ने सॉल्व कर लिया था। हाँ हाँ, पढ़ा था ना क्लास 9 में, 9C में कल मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था। सबने नहीं सॉल्व किया था लेकिन 2 लोगों ने सॉल्व कर दिया था। टेंथ के बाद नहीं कर पाएंगे। ए इज द एज लेंथ। 9th में बहाने मत बनाओ, सॉल्व करो। 9th के बाद नहीं सॉल्व कर पाएंगे। मैंने देखा ना 9, 10 तक बच्चे थोड़े सिंसियर होते हैं। 11th में आके और बाकी सब्जेक्ट में सिंसियर होते हैं। फिजिक्स में ही ऐसा होता है ना कि उनको जाने दो। केमिस्ट्री मैंने देखा है भाई, लोग कितना सिंसियरली अटेंड करते हैं केमिस्ट्री क्लास। कल मेरे बगल में क्लास थी। स्मिता मैम के सब सब्जेक्ट में तो सब एक्टिव रहता होगा। भाई चलो पहले ये सॉल्व करो, तो बातें कर रहे हैं। ऑप्शन मेरे को नहीं पता, तो क्या हुआ? मैं अब ऑप्शंस का, तुम लोग आंसर बताओ, मैं ऑप्शन लिख दूंगा। हाँ वही तो पूछा है, दैट्स द क्वेश्चन, वही तो है। एक्स मान लो, ये कैलकुलेट करना है कि पानी के ऊपर कितना हाइट है। एक्स मान लो, बिल्कुल बिल्कुल। सप्लाई कौन है तुम लोग का? आर्यन खान। नहीं भाई, आंसर बोलो। हाँ कोई आंसर बोल रहा है? मैं पीटे में बोल दो, पीटी होगा ना, बोलो सर ये लोग मेरे को ड्रग सप्लाई करा दो। क्या पढ़ाओगे मैं इन लोगों को? ये है तुम्हारे सप्लायर। ओए रविकुल आंसर आया? स्कूल नहीं है आज, किसी ने आंसर नहीं बताया मतलब। 3/4 एक आंसर मेरे पास आ गया। 3/4 ए के टर्म्स में आंसर आएगा। हाँ एक्स क्या है? एक्स कौन है? तुम्हारी एक्स के बारे में बात नहीं हो रहा है यहाँ। एक्स के टर्म्स में आंसर कैसे आ सकता है? एक्स तो वेरिएबल है। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। बिल्कुल। देखो सबसे पहले देखो ये क्यूब जो है इसमें क्या क्या फोर्स है, कौन से फोर्सेस है? सबसे पहला वेट होगा ना। सबसे पहला फोर्स क्या दिखाएंगे सर? सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे इसका वेट। वेट किधर एक्ट करता है?
डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो वेट हमने दिखा दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और कौन सा फोर्स है इस पे? फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स है उसको फोर्स ऑफ ब्योयेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर दिखा देंगे सर फोर्स ऑफ ब्योयेंसी। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? नहीं, यहां से जो फोर्स है और यहां से जो फोर्स है वो तो इक्वल ऑपोजिट है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है मतलब ये इक्विलिब्रियम में है क्या? तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो होगा वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं ना? अच्छा, अब फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कैसे लिखोगे? फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लिखने के लिए आपको चाहिए ये वॉल्यूम चाहिए होगा ना, ये वॉल्यूम चाहिए, ये वॉल्यूम चाहिए बिल्कुल। ये लेंथ आपके पास a माइनस एक्स है, लेकिन ये जो नीचे का बेस है वो तो स्क्वायर है ना, ये ऐसा है ना, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर ऐसे a माइनस एक्स हाइट पे चला गया है। तो ये जो इमर्स्ड लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? वो क्यूबॉइड बन गया ना? नहीं आया सर समझ में? ये नहीं आया समझ में? डायग्राम देखो, इसको थोड़ा अगर ऐसे एक्सटेंड करते, इमर्स्ड वॉल्यूम ऐसा कुछ होता क्या? ये पूरा इमर्स्ड वॉल्यूम है ना, तो इसका अगर आप बेस देखोगे, बेस क्या है इसका? बेस तो एक स्क्वायर है और इसका हाइट कितना है? a माइनस एक्स। बेस के एरिया में से हाइट मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम मिल जाता है ना। तो इसका बेस का एरिया इज a स्क्वायर, इसका बेस का एरिया इज a स्क्वायर और इसका हाइट कितना है? a माइनस एक्स। तो मैंने आपको बोला कि फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कैलकुलेट करना होता है वो कैलकुलेट करना होता है वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो इस केस में अगर आप वॉल्यूम डिस्प्लेस लिखोगे तो a स्क्वायर इंटू a माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या ऐसा? सर ये नहीं समझ में आया, सिर्फ यही समझना है, बाकी तो फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबको ये समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? जैसे देख, ये बेस तो इसका स्क्वायर है ना, क्यूब का बेस क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, और वो कितने हाइट तक है? a माइनस एक्स के हाइट तक है ना, तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखेगा? a स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू, अगर मैं फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वेट क्यूब, तो ये पूरा हाइट होता ना, क्यूब तो ये पूरा हाइट है, अपने को तो सिर्फ सबमर्ज्ड एरिया चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो डेंसिटी कितना है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखते हैं ना, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस का मतलब है आप डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखोगे। तो फ्लूइड का डेंसिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है? रो इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये फोर्स ऑफ ब्योयेंसी का वैल्यू हो गया। इसको इक्वेट कर दो इसके वेट से। अब इसका वेट का वैल्यू कैसे लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनटू पूरा वॉल्यूम लेना पड़ेगा ना, पूरा वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब इंटू जी। किसको नहीं समझ में आया ये? इसका तो सर मैथमेटिक्स है, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। a क्यूब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट हो गया ना। अब इसको सॉल्व कर दो, ये a स्क्वायर जो है वो इस क्यूब से गायब हो जाएगा, कैपिटल जी इस कैपिटल स्मॉल जी से गायब हो जाएगा, रो से रो गायब हो जाएगा। तो a माइनस एक्स इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा a माइनस ए डिवाइडेड बाई 4। तो x का वैल्यू, तो बोला क्यों नहीं? बोलना चाहिए था ना। देखो आंसर अगर आए ना तो बताना है, ठीक है। x इज इक्वल टू 3a/4, समझ में आया क्या? आसान है, सबको समझ में आ गया। अब मान लो यहाँ पर एक क्यूबॉइड नहीं देके, एक और क्वेश्चन, नहीं मैं बता देता हूँ, इसी में समझ जाओगे। देखो मान लो अगर ये क्यूब नहीं देके अगर यहाँ पर एक सिलेंडर दे दिए होते तब भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? पाई आर स्क्वायर एच ले लेते बस। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो सॉल्व किया जा सकता है क्या? एक इसमें अच्छा क्वेश्चन करे क्या? थोड़ा सा अच्छा स्टोरी तो पहले वहां तक पहुंचेंगे तब तो, पहले आर्किमिडीज के लेवल तक पहुंचेंगे तब तो स्टोरी पास समझ पाएंगे। पहले आर्किमिडीज के लेवल तक, अभी तो हम लोग क्या, अभी क्लास 9 का लेवल भी हमने नहीं पार किया है, अभी आर्किमिडीज के लेवल तक पहुंचने में टाइम लगेगा, थोड़ा स्लोली बिल्डअप करना है। बेचती नहीं है भाई, साल क्या, अभी आज लेक्चर के एंड में पहुंच जाएंगे।
ओए ओए ओए, हाँ जिसको स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं वो सो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ये बोला गया है, वही तो देख लेते क्या बोला गया है। हाँ एक ऐसा कंटेनर है और यहाँ पे क्या है, अ वुड सपोर्टिंग अ 200 ग्राम मास। यहाँ पर लिक्विड के अंदर एक वुड है जो पूरा डूबा हुआ है। क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, जरूरी है। हाँ देखो, अ क्यूब ऑफ वुड, अ क्यूब ऑफ वुड supporting a 200 gram mass, a cube of wood supporting a 200 gram mass, ये तो बनाया, just floats in the water, a cube of wood supporting 200 gram mass just float in the water, full stop. When the mass is removed, when the mass is removed, ये mass, when the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. When the mass is removed, the cube rises by 2 centimeter. Full stop. What is the size of the cube? What is the size of the cube? Length. What is the size of the cube? सर्कल वो मास है। अब पहले डायग्राम बनाओ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्वेश्चन। बिल्कुल करो, बिल्कुल करना चाहिए, खुद से ट्राई करना चाहिए। डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, शायद जरूरत नहीं, डेंसिटी वाटर है, ये वाटर है, यहाँ पर वाटर है और वाटर का डेंसिटी बताया गया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी दिया हुआ है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट डेंसिटी नहीं दिया हुआ। पहले तो क्वेश्चन ना समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, सॉल्व तो बाद में करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप कुछ ना कुछ करके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। हो जाएगा, कोशिश करो, बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए ही होता है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो, द बेस्ट पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज इट विल हैव एन आंसर। लेट द आंसर बी एक्स, तो मार्क्स भी एक्स आ जाएंगे, रैंक भी एक्स आएगा। सॉल्व करे क्या? 5 मिनट। हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बना ले, बिल्कुल। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूँ। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी वो दोनों के वेट में हैंडल कर रहा है, यहाँ पे जो फोर्स ऑफ बॉयंसी वो सिर्फ इसके वेट में हैंडल करेगा। वुड का मास नहीं बताया, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं, ये भी ग्राम में, ग्राम में रहने दो ना। ठीक है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब को सामने से देखा, सामने से, ये पीछे में भी ऐसे होता। अगर हमारे पास 3 डायमेंशनल स्पेस होता तो पीछे में भी होता। कोई ऑनलाइन वाला बता सकता है क्या? नहीं ऐसा नहीं यार, ऑनलाइन वाले भी आंसर देते हैं, ऐसा नहीं बोलो कि शोर है। जैसे देखो अलीना आंसर देती है, वर्षा आंसर देती है, भास्कर भी कभी कभी आंसर देता था, कभी कभी देता था, जयदीप देता है आंसर। स्वेच्छा आंसर बताओ कितना आया? यशस्वी, स्वेच्छा, श्वेता, पद्मा, ये लोग एकदम गायब हो गए।
इन लोग पता नहीं कहाँ चले गए, कौन से दुनिया में खो गए। अरे चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा कष्ट क्यों नहीं, सिर्फ इसका लेंथ निकालना है, बिल्कुल इसका लेंथ कितना होगा यही फाइंड आउट करना है। इसका क्यूब का यही पूछा ना इन्होंने, व्हाट इज द साइज ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब का लेंथ। कुछ लोग कुछ समय को कोसते हुए, जिस समय उन्होंने फिजिक्स लेने का सोचा था, नहीं उस समय वो बोल रहे जिस समय साइंस है, सोच रहे अभी कॉमर्स से आर्ट्स में तो कितने मस्ती से लाइफ कट रही होती, और ज्यादा मैथ्स तो इजी, कॉमर्स वाले, कॉमर्स का सिलेबस बहुत लाइट होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार कॉमर्स वाले ही है। बेरोजगार अरे इंजीनियर्स कुछ भी कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं तो वो चाय दुकान खोल के बैठ लेते हैं, कॉमर्स वाले नहीं कर पाते हैं सब, करते नहीं ना। इंजीनियर तो जानते कि भाई बेइज्जत हो चुके हैं अच्छे से, इंजीनियरिंग लेते ही वही बेइज्जत हो गया वो, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ओए ऐसा नहीं, अच्छे अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, आईआईटी का अभी भी बहुत क्रेज है। कुछ भी सर अपने, ओए चलो सॉल्व करते हैं। देखो देखो इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में जो अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे, ऐसा मान लेते हैं कि इस वुड का मास कितना है, इस वुड का मास m मान लो, कुछ भी मान लेते हैं, या इसका डेंसिटी मान लेते हैं। इसका डेंसिटी क्या ले लेते हैं, इसका डेंसिटी ले लेते हैं सिग्मा। सर अब पता है सिग्मा से कुछ करेंगे दिया हुआ है सर, पता था सर केमिस्ट्री में ये दिक्कत आ रही है। ओए 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 शांत, ऐसा कुछ नहीं है, सिग्मा सिग्मा कैंसिल करना होगा, ये माना हुआ वेरिएबल। तो अगर ये इसका डेंसिटी है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, इस वाले केस में किसको x ले लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल लोगों को अगर अपना x याद आ रहा है तो x ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x ले लेते हैं। लेट द डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक इज x, ठीक है, मेरा कोई x नहीं, मेरा सिर्फ प्रेजेंट है। फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो होगा वो वेट ऑफ वुड प्लस ये 200 ग्राम को हम क्या कर सकते हैं, 200 ग्राम का ऐसा लिख सकते हैं ना, 200 इंटू जी। अभी मैं जी का वैल्यू नहीं पुट कर रहा, ठीक है, कोई नहीं, इसके आगे मैं लिखूंगा ना, मैं हूं ना। ये फोर्स ऑफ ब्योयेंसी, ये समझ में आया क्या? अच्छा अब एक एक करके ना वैल्यू लिखते हैं। फोर्स ऑफ ब्योयेंसी सोचो कैसे लिखेंगे, इस केस में ये पूरा पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है क्या, तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा इस वाले केस में वो L क्यूब हो जाएगा क्या, या सॉरी अगर इसका लेंथ तो L है ना, x इसका डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वुड हमने अज्यूम किया है x। तो अगर फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लिखना है, पूरा पूरा पानी के अंदर डूबा है अगर, तो L क्यूब इंटू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, फोर्स ऑफ ब्योयेंसी मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड लिखते हैं ना, इंटू जी इज इक्वल टू, वेरी नाइस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बस टीचर मेरे जैसा होना चाहिए तभी फुल मार्क्स मिलेगा। वुड का मास कैसे लिखेंगे, इसका भी वॉल्यूम L क्यूब है ना, इसका भी वॉल्यूम L क्यूब है, इसका डेंसिटी कुछ तो x का है और g प्लस 200g। अब इसमें देखो कैंसिल क्या क्या हो सकता है, g g g गायब कर सकते हैं क्या, ठीक है। इस L क्यूब को अगर उधर भेज दिया जाए तो हमारे पास ये इक्वेशन है, अभी इसमें से कुछ खास नहीं मिल रहा, देख लेते हैं। L क्यूब L नहीं, इधर L क्यूब नहीं है ना, तो इधर L क्यूब माइनस L क्यूब x इज इक्वल टू 200 आ रहा है, ये पहला एक इक्वेशन दिख रहा है अपने को, ठीक है, इस वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। अब इसमें अगर देखोगे तो इसमें जो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी है, इस वाले केस में जो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी है वो ऊपर लग रहा है, और इस वाले केस में फोर्स ऑफ ब्योयेंसी क्या कर रहा होगा, वेट को बैलेंस कर रहा है क्या, वुड के वेट को बैलेंस कर रहा होगा ना। तो इस वाले केस में अगर आप फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लिखोगे तो अब इस वाले केस में क्या हो गया, ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया था, ऐसा बोला था ना,
तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L-2 हो जाएगा क्या। तो इस वाले केस में अगर आप फोर्स ऑफ ब्योएंसी लिखोगे तो देखो कैसे लिखते हैं, बेस का एरिया क्या है L² क्यूब था, और इसका हाइट जो है वो है L-2 इंटू 1 इंटू जी इज इक्वल टू, ये वुड के वेट के बराबर हो जाएगा। वुड का वेट कैसे लिखोगे, L³ उसका वॉल्यूम हो गया, X उसका डेंसिटी हो गया, इंटू जी। जो जो कैंसिल आउट होना है कैंसिल आउट कर दो, G से G गायब, क्यूब से ये स्क्वायर गायब, तो L-2 इज इक्वल टू L इंटू एक्स आ रहा है क्या, हाँ या ना, बात समझ में आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, ये x तो कैलकुलेट करना नहीं है, तो x के प्लेस में ऐसा लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू L-2 डिवाइडेड बाई L, ऐसा लिख सकते हैं क्या x का वैल्यू, और उस x के वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले इक्वेशन। तो देखो L³ 1 माइनस एक्स, एक्स के प्लेस में पुट कर दो L-2 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू 200। सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है क्या। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये L³ L-L+2 डिवाइडेड बाई L इज इक्वल टू 200 प्लस L माइनस L गायब हो जाएगा, ये L इसको स्क्वायर बना देगा, तो देखो ऐसा आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ L² इज इक्वल टू 200। तो L² अगर 100 आ जाएगा तो L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या। अब अगर ये क्वेश्चन मुश्किल लगा है तो है, ये एक्चुअल में मुश्किल है, ठीक है। ये 9th वाले बच्चे मर जाते तभी नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए मैंने 9th में नहीं कराया है, लेकिन मेरे को पता है कि तुम लोग सॉल्व कर सकते थे। नहीं मारना मैं किसी को नहीं चाहता, मतलब अरे उतना निकल गया ना, 2 इक्वेशन का दिमाग में कोई बात नहीं, इसको मान लो ये दिस इज इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। देखो अगर आप इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने आओगे ना तो आपको बस यही करना है, बार बार फोर्स ऑफ ब्योएंसी कैलकुलेट करना है, और फोर्स ऑफ ब्योएंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना है कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मिल गया, उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया समझ में सर, सबको समझ में आया क्या, हाँ या ना, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। कुछ भी ऐसा लग रहा है तो पूछ लो, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, दोबारा बता दो। सर क्या पढ़ाते हो, कुछ भी नहीं समझ में आता है सर। कौन सा स्टेप, इक्वेशन वाला ना। देखो L³ दोनों से बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो ये 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200 है, और x का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है ना तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कंपैरेटिवली इजी होता है, उसमें एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं, जैसे भी कर सकते। देखो कैलकुलेशन आपका है, बोलो 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 बोलो, कैलकुलेशन आपका है, कैलकुलेशन जो आपको अच्छा लगता है ना वैसे कैलकुलेशन करो। मैं अगर बोलूँ ना तो मेरा काम क्या था, मेरा एज अ टीचर मेरा काम है ये इक्वेशन बताना और ये इक्वेशन बताना, उसके बाद मैं तुमको ये मेरा काम नहीं था, सॉल्व करके मैंने आंसर ला दिया ना, ये मेरा काम नहीं था, ये तुमको खुद से करना चाहिए था। और सीरियसली इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन तो सॉल्व किया है क्लास 10 में, बोलो। हाँ बिल्कुल अभी देंगे, लेकिन नेक्स्ट वाले क्लास में देंगे, ठीक है। आज पूरा ब्योएंसी ही चलेगा, ब्योएंसी बहुत ही मजेदार है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर समझ में आया तो। स्मिता मैम को बोलना पड़ेगा, मैम आप सब कुछ पहले ही पढ़ा दीजिए, 11th का सिलेबस पहले ही पढ़ा दिए तो मेरे को थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ाने में। ऐसा क्या स्मिता मैम मेरे को भी डांट देंगी कि बाप, स्टार्ट करना है अपने को लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अब यहाँ पे क्या है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड फिल कर दिया था, कंटेनर में एक लिक्विड फिल कर दिया, डेंसिटीज का मान लेते हैं, ये जो लिक्विड है लिक्विड का डेंसिटी रो मान लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है और इस ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, तो एक तो इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा,
वेट एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और क्या लग रहा होगा, एक लग रहा होगा इस पे फोर्स ऑफ ब्योयेंसी इन द अपर डायरेक्शन। अब अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो होगा वो इक्वल होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। अगर फोर्स ऑफ ब्योयेंसी ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस कर लेगा तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर वेट ज्यादा हो गया, तो वो क्या कर जाएगा, डूब जाएगा। ठीक है, सिग्मा डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी सिग्मा एंड फ्लूइड का डेंसिटी इज रो। अब अगर मेरे को फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लिखना है तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी क्या लिखेंगे, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी इज इक्वल टू वेट। अगर आपको ऑब्जेक्ट का वेट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट सिग्मा है इनटू जी। दिस जी विल गेट कैंसिल्ड फ्रॉम दिस जी। तो यहां पर ऐसा कुछ आ रहा है क्या, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी, फ्लूइड का डेंसिटी है ये, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ इक्वेशन आ रहा है क्या, हाँ या ना। अच्छा, इस डायग्राम को देख के बताओ कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ज्यादा है या ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा है ना। अब अगर ये इक्वालिटी को होल्ड करना है, मुझे पता है कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, तो अगर ये इक्वालिटी को होल्ड करना है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा बोल सकते हैं क्या, हाँ या ना। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अगर कभी भी फ्लूइड का डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। आया क्या समझ में, एक और बार बोलिए। इसमें क्या है ना, देखो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कभी भी फ्लूइड का डेंसिटी अगर ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, डूब जाएगा। बात समझ में आया ना, हाँ या ना। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बाद कुछ क्वेश्चन, कोई गायब तो नहीं हो गया ना, जितने फर्स्ट लेक्चर में तो सब है। अभी 13 लोग हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को लगता है और भी कम हो जाएंगे। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू सिग्मा ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिग्मा मैंने अपने वेरिएबल मान लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा बीटा, अपना नाम भी रख सकते हैं वेरिएबल में, सब वेरिएबल। अच्छा, अरे मैं नोट्स भेजूंगा। कल इवनिंग क्लास में क्या हुआ था, मतलब आप लोग अटेंड करोगे ना, अब देखो सबको अटेंड करेगा तो मैं पढ़ा दूंगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, साथ पढ़ा देंगे, कोई जनरल टॉपिक पढ़ा देंगे। हाँ देख लेंगे। अच्छा ठीक है, हम लोग क्यों लड़ रहे हैं, चलो। अरे कितना ये स्केल पेंसिल यूज करते ना, इसलिए इतना टाइम लगता है डायग्राम में। अरे दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया, चश्मा पहनते ना आप तो। आप लोग मतलब हम सब थोड़ी पहनते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चन, अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं, क्वेश्चन क्या है, एक कंटेनर है, थोड़ा कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होंगे ये सब ना, बस इस तरह के क्वेश्चन या तो समझ में आ गए तो बढ़िया है, नहीं तो याद करके रख लेना। अभी 3-4 क्वेश्चन कंसेप्ट वाले होंगे, अगर समझ में आया तो बढ़िया है, नहीं तो याद करके रख लेना। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, अरे एक है ये रेशमी जुल्फे अपनी बहरा, वो सुरक्षित काले मेरे बाल।
हाँ दिखाना पड़ेगा। शायद कंटेनर है, कंटेनर में पानी डाल के रखा है, और क्या है ना, कंटेनर में पानी डाल के रखा है और इसके अंदर, अरे 2 मिनट रुक तो जो देखो कंटेनर है और इसके अंदर पानी डाल के रख दिया या कोई लिक्विड डाल के रख दिया, और ऐसा बोला गया है, ऐसा बोला गया है कि इस पूरे अरेंजमेंट को हमने क्या कर दिया, वेइंग मशीन में चढ़ा दिया, वेइंग मशीन, ठीक है, इस पूरे अरेंजमेंट को वेइंग मशीन में चढ़ा दिया है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल वेइंग मशीन में चढ़ा दिया। वेइंग मशीन क्या बताता है, वेट या मास, मास, ठीक है, और नाम वेइंग मशीन है लेकिन मैंने बताया था वो नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी मेजर करता है। तो ये जो वेइंग मशीन का रीडिंग है ना, मतलब इस पूरे कंटेनर और इन सब का जो रीडिंग पहली बार आया वो आया W1, मतलब जब हमने W1 वेइंग मशीन का रीडिंग क्या आया, W1। बात समझ में आ रहा है? पूरा इस अरेंजमेंट को, ग्लास का जो कंटेनर है, पानी, इन सबको जब आप इसके ऊपर रखोगे तो इसका जो रीडिंग आएगा, यहाँ पर जो रीडिंग आएगा, इनिशियल रीडिंग वाज W1, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या है ना, इसमें क्या करना है, एक स्टोन है, एक ऐसा स्टोन है। अब इस स्टोन का मास बताया गया है M, ये जो स्टोन है इस स्टोन का मास कितना बताया गया है M। इस स्टोन को क्या करने वाले हैं, इस स्टोन को यहाँ पर ऐसे डुबकी मारवाने वाले हैं, स्ट्रिंग के हेल्प से हम क्या करने वाले, स्टोन को हमने यहाँ पर ऐसे टाई अप करके रख दिया है। बात समझ में आ रहा है? अब ये बोला गया है कि ये जो थ्रेड है ना, थ्रेड का जो टेंशन है उसको कंसिडर नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है? फिर से, जैसे हमने क्या किया है, इसको हमने ऐसे बांध के तो रखा है, लेकिन ये बोला गया है कि धागे का जो टेंशन है वो कंसिडर नहीं करना है। धागे का जो टेंशन है वो कंसिडर नहीं करना है। अब ये पूछा गया है कि अगर इस M मास के ऑब्जेक्ट को इसमें डिप कर देंगे, कंटेनर के साथ, पानी के साथ अगर आप इस M मास वाले ऑब्जेक्ट को डिप कर दोगे तो व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग, व्हाट विल बी द न्यू रीडिंग, ठीक है। ऑप्शंस गिवन है, कुछ लोगों को ऑप्शन चाहिए थे ना, W1 प्लस M, सेकेंड ऑप्शन है लेस देन W1 प्लस M, थर्ड आंसर इज ग्रेटर देन W1 प्लस M, और फोर्थ आंसर इज पानी जाने भगवान जाने। ऑप्शन 2 और 4, 2, 1 और 3, कोई 1 सर, 1 सर, 3 सर 3, कोई ऐसा है जिसका ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है? कोई ऐसा है कि जिसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है? सर मेरा ऑप्शन है कि शैतान जाने, सर भगवान क्यों जाने, शैतान जाने। सर मेरे ऑप्शन आप ही बोलते सर। अच्छा सर बताएंगे। 2 देखते हाँ, 2 आंसर क्या है, 2। अब उससे कुछ और बना दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देखो, ओए शांत, इनिशियली बात करते हैं, इनिशियली बात मत करो अभी। इनिशियली अगर आप सोचोगे तो ये मेजर क्या करता है, नॉर्मल मेजर करता है क्या, ठीक है। तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो इस पूरे का जो वेट होता, जो भी इस पूरे का वेट होता, इस पूरे का वेट ऐसे डाउनवर्ड, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल फाइंड आउट करूंगा, इनिशियल मतलब जब ये नहीं है, उस केस में क्या होता है, नॉर्मल जो ऊपर की तरफ जाएगा वो इस पूरे लिक्विड के वेट के कारण होता क्या। बात समझ में आ रहा है? तो इनिशियली अगर हम रीडिंग लिखते तो हम ऐसा लिखते क्या, इनिशियली नॉर्मल जो है उसको नॉर्मल इनिशियल लिख दे रहे हैं, वो हो जाता वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ कंटेनर
प्लस वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर, ऐसा लिखते हैं ना। और रीडिंग क्या है, रीडिंग हो जाता उस केस में, रीडिंग हो जाता नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी। तो ये नॉर्मल डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू उन्होंने W1 बताया है ना। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना। अच्छा, अब बाद में सोचो, फाइनली वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर, फाइनली अगर आप सोचोगे तो फाइनली क्या है, नॉर्मल, फिर से नॉर्मल कैलकुलेट करना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये तो इक्विलिब्रियम में है ना, अगर ये नहीं डूब रहा तो ये तो इक्विलिब्रियम है ना। अब इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है mg वो नीचे लगेगा, इसको बैलेंस कौन करेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी बैलेंस करेगा क्या। इसका मतलब ये पूरा जो पानी है, ये पूरा जो पानी है वो इस m मास वाले ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगा रहा है, और अगर ये नहीं डूब रहा तो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होगा क्या, हाँ या ना। अच्छा, अब पूरा पानी अगर इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगा रहा है तो एक्शन रिएक्शन पेयर से ये बोल सकते हैं क्या कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी पानी पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ बॉयंसी FB। ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है इस ऑब्जेक्ट पे, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी लगा वो किसने लगाया, पानी ने लगाया ना, सराउंडिंग वाटर ने लगाया। तो सराउंडिंग वाटर अगर इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऊपर लगा रहा है तो ये क्या करेगा, वाटर पे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर। सर आया नहीं सर समझ में, ये आया क्या समझ में। तो अब अगर तुम देखोगे तो अब नहीं समझा, देखो मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट पानी में डूबा हुआ है, इसमें क्या कर रहा है, पानी जो है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगा रहा है। तो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या बोलता है कि अगर पानी इस पे फोर्स ऊपर लगा रहा है तो ये पानी पे फोर्स नीचे लगाता है ना, यही तो होता है ना। इसका मतलब ये है कि अगर इस ऑब्जेक्ट, इस m मास वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स FB फोर्स अगर ऊपर के डायरेक्शन में है तो ये जो m मास वाला ऑब्जेक्ट है वो पानी पर FB फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। तो अगर आप फाइनल सिचुएशन में देखोगे तो अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या क्या फोर्सेस है, फोर्स ऑफ बॉयंसी भी है, प्लस जो पहले जो वेट था, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर, वो तो अभी भी लग रहा है ना, हाँ या ना। सबको समझ में आ रहा है। तो अब जो नया नॉर्मल होगा, जो फाइनल नॉर्मल होगा, फाइनल नॉर्मल, ये फाइनल नॉर्मल अपन क्या लिखेंगे, वेट ऑफ कंटेनर अभी भी है, वेट ऑफ कंटेनर उसको लिख देंगे, वेट ऑफ कंटेनर अभी भी है, वेट ऑफ वाटर अभी भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वेट ऑफ वाटर अभी भी है, इसमें भी सर कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक नया फोर्स आ गया, फोर्स ऑफ बॉयंसी, हाँ या ना। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, अब अगर मुझे रीडिंग फाइंड आउट करना है तो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग हो जाता है नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी। अब अगर देखोगे तो इस पूरे को जी से डिवाइड करना है ना, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय जी, ये W1 था क्या, फोर्स ऑफ बॉयंसी mg के इक्वल था ना, फोर्स ऑफ बॉयंसी mg था, mg को g से डिवाइड करोगे तो एक और m आ जाएगा क्या। तो करेक्ट आंसर क्या है, W1 प्लस m। ऐसा अपने को लगता है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी के कारण रीडिंग कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में अगर सोचोगे तो रीडिंग जो है वो जितना मास होना है उतना ही रहेगा। आया नहीं सर समझ में, ये फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं क्या। यस सर, वापस एक्सप्लेन वापस एक बार एक्सप्लेन कर दिए। देखो पहले तो आप ये देखो कि जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तब क्या क्या फोर्सेस लग रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी नहीं होता, कंटेनर का वेट और वाटर का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब जो भी नॉर्मल बनेगा वो कंटेनर के वेट और इस वाटर के वेट के कारण होता गया। तो अब वेइंग मशीन का रीडिंग क्या होता है, वेइंग मशीन का रीडिंग होता है नॉर्मल डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इनिशियल कंडीशन में वेट ऑफ द कंटेनर और वेट ऑफ द वाटर जो है ये दोनों मिलकर नॉर्मल क्रिएट कर रहा था, तो रीडिंग को हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो W1 के बराबर है क्या। जब हमने कंटेनर को पानी के साथ रखा था तो वेइंग मशीन का रीडिंग W1 आया था ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखोगे तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय जी का वैल्यू W1 है क्या, हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर इन्होंने क्या बोला कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको क्या करना है, पानी के अंदर डिप करना है। m मास का ऑब्जेक्ट है जिसको क्या करेंगे, पानी के अंदर हम डिप करने वाले हैं। तो अगर आप इस m मास के ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप कर दोगे और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो जितना वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता उतना ही फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर चला जाता क्या, जितना वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर चला जाता, हाँ या ना।
तो ये जो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी है वो तो mg के बराबर हो गया। अब अगर ये पानी इस m मास वाले ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऑफ ब्योयेंसी ऊपर अप्लाई करेगा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस पानी पर फोर्स ऑफ ब्योयेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। एक्शन रिएक्शन पे नींद से जागेंगे अभी, कुछ लोग हैं नींद में, वो अब बस सोने वाले हैं, वो बस इंतजार। सर आप बेड लगा दो सर, या जमीन दे दो सर, जमीन पे ही हम सो जाएंगे सर, ऐसी हालत हो गई। नींद से जागेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा समझने के लिए, नहीं तो नहीं समझोगे सर, समझना ही नहीं है सर, दिमाग नहीं चल रहा है। वो बच्चों को मारना अलाउड नहीं है, तो अभी दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। कौन मारता है? 10th का बात अलग है भाई, 10th के टीचर कुछ भी कर सकते हैं। 10th में ना पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, पेरेंट्स खुद ले जाके टीचर के पास, इसको तो कूटो अच्छे से, 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए। अब नहीं हो सकता ना। अब अगर मैं किसी को मार दूंगा, अगले दिन पेरेंट्स आ जाएंगे मेरे घर में और मेरे को कूट के चले जाएंगे, और मेरी बीवी मुझे कैसा इंसान है, पिटता रहता है। बीवी से पूरा खानदान जुड़ा है ना। तो रीडिंग कैसे फाइंड आउट करते हैं? नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी। नॉर्मल डिवाइडेड बाय जी अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा? W1 हो जाएगा। ये समझ में आया ना? अब अगर मैंने इसमें क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को डिप कर दिया, तो इस ऑब्जेक्ट को एक फोर्स ऑफ ब्योयेंसी मिला था ऊपर के डायरेक्शन। अब अगर इसको फोर्स ऑफ ब्योयेंसी ऊपर के डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये क्या करेगा? फोर्स ऑफ ब्योयेंसी पानी में नीचे अप्लाई करेगा क्या? तो अब अगर देखोगे तो पानी क्या कर रहा है, 3 तरह का फोर्स अप्लाई कर रहा है। FB पानी में, एक तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी, इसका वेट, और एक ये वाटर का वेट। इन तीनों को हैंडल कौन कर रहा है? ये नॉर्मल हैंडल कर रहा है क्या? इसका मतलब नॉर्मल जो है वो FB वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर के बराबर है। अगर नॉर्मल फाइनल वेट ऑफ कंटेनर वेट ऑफ वाटर प्लस FB के बराबर है, रीडिंग अगर आपको फाइंड आउट करना है, सबको G से डिवाइड कर दो, तो वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट ऑफ वाटर को अगर आप G से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा? W1 के बराबर हो जाएगा। और FB को अगर आप G से डिवाइड करोगे तो M के इक्वल है। मतलब जो आंसर हो जाएगा वो W1 प्लस M होगा। ऐसा अपने को लगता है कि सर अगर ऑब्जेक्ट डाला तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी ऊपर आ जाएगा, तो जो रीडिंग हो जाएगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये इंटरनल फोर्स है, जितना फोर्स ऑफ ब्योयेंसी ऊपर उतना वही फोर्स ऑफ ब्योयेंसी नीचे। तो नेट अगर पूरे को सिस्टम देखोगे ना, तो कंटेनर और इसका दोनों का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अगर आप नेट में देखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरे को अगर आप सिस्टम मान लो तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जितना नीचे उतना ऊपर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो नीचे एक कंटेनर का वेट और एक उसका वेट और एक इसका भी वेट लगेगा क्या? तो तीनों का वेट डिवाइडेड बाय जी कर देंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नहीं आया? ऐसा समझ में? समझ में आया क्या? पक्का? अगर ये ऑब्जेक्ट पूरा डूब जाए तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? इसको अगर ऐड करते जाएंगे तो अगर ऑब्जेक्ट डूब भी गया तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर देखो, अगर ऑब्जेक्ट पूरा डूब भी गया, मान लो अगर ऑब्जेक्ट डूब गया, उस केस में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो हो जाएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा mg से। फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो है वो कम हो गया, तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कम हो जाएगा तो रीडिंग कम हो जाएगा, फिर उस केस में रीडिंग कम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं। आया क्या समझ में? ये सबको समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया था? क्वेश्चन क्या सिखाया गया था? क्वेश्चन सिखाया गया था। क्वेश्चन नहीं, वो टीवी पर बोलना पड़ता है ना। क्वेश्चन ही होता है ना, सही है ना? क्वेश्चन चलता है। अरे वो नहीं, वो जब आप बीटेक में जाओगे ना तो वो करेक्ट इंग्लिश बोलने का वो बोलेंगे, वो जेड को बोलेंगे। बचपन से जेड जेड बोलते आ रहे थे, वो बोलते हैं जी, बोलो जी। जी हमने कभी बोला ही नहीं था भाई। हाँ तो जेड ही तो जेड होता है। हम, मुझे क्या पता है, जेड को सब जी बोलते हैं। हाँ
देखो नहीं नहीं, तो इंडियन इंग्लिश अगर होगा तो उसमें फिर वो जो एक्सेंट रहेगा वो किसका, बिहारी एक्सेंट रहेगा, तमिल एक्सेंट रहेगा, किसका रहेगा? हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं, यूएस इंग्लिश। अरे यार यहाँ पे वो आईबी वाले हैं ना, वो लोग कुछ लोग खतरनाक इंग्लिश बोलते हैं भाई। अरे मतलब मीटिंग होता रहता है। ओए क्वेश्चन देखो, बिहारी देखो, मैंने तो थोड़ा इधर उधर घूमा है ना मैंने, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो मैं बिहार में था, तो उस समय मेरे को बिहारी टीचर मिलते थे। बिहारी टीचर्स को इंग्लिश नहीं आता था, बहुत बुरे होते बेचारे इंग्लिश के साथ। तो एस नहीं बोलते एस, जैसे स्केल कभी नहीं बोलते थे, स्केल स्कूल। तो वो प्रॉब्लम रहता था। अब हिंदी तो एक लेवल सही होता है यार। फिर जब मैं बीटेक में आया तो मेरे को तमिल वाले टीचर मिल गए। वो इक्वेशंस होते थे तो वो m/n नहीं बोलेंगे, m/n, और वो जो m/n, और वो जो टीचर थे वो मैथ्स के टीचर थे, तो वैसे बोलते थे कि a plus b होल स्क्वायर, और वो अपनी जब तारीफ करते थे ना तो ऐसा बोलते थे कि माय फ्रेंड यूज्ड टू से मी सिकंदराबाद एक्सप्रेस, आई यूज्ड टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस इन 1 hour। बहुत रिग्रेट हुआ था उसे। शांत। तुमको अगर बड़े बड़े डिग्री होल्डर्स चाहिए ना तो तुमको साउथ जाना पड़ेगा। साउथ में ना जब तक पीएचडी करते नहीं है तो मानते नहीं कि हमने कुछ पढ़ाई की है। वो मिनिमम क्या उनका टारगेट है, साउथ पीएचडी तो करना ही है मिनिमम। साउथ में पहले तुम देखोगे ना तो जितने भी प्रोफेसर होते थे ना कॉलेजेस, अभी भी आईआईटीज का प्रोफेसर देखोगे ना तो उसमें तुमको 50% लोग बंगाली मिलेंगे। बंगाली साउथ के लोग, ये लोग ना जब तक पीएचडी वेचडी नहीं पढ़ते ना तो उनको लगता ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है। ये है क्या, ये उड़ीसा में जितना भी बीटेक कॉलेजेस है ना, यहाँ पे 70-80% जो टीचर्स है ना वो बंगाल से, साउथ इंडिया से भी है, लेकिन ज्यादा टीचर्स यहाँ पे बंगाल से, स्टूडेंट ज्यादा बिहार से। भोजपुरी कोई स्टूडेंट थोड़ी है। अरे कल गाना सुनाए थे। देखो क्वेश्चन क्या है ना, ऐसा ये क्वेश्चन तुमने घर में देखा होगा। हाँ, घर वाला क्वेश्चन, बहुत ही घरेलू क्वेश्चन है। बर्तन नहीं, आइस है, आइस। मान लो ये बार का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ग्लास भी बार वाला ग्लास है, ठीक है। मान लो किसी ने तुमको वाइन दिया, वाटर। ओए, वाटर में आइस कौन कैसे नहीं डालते, वाटर में आइस नहीं डालते। नहीं वाटर, अच्छा ठीक, वाइन नहीं, वाइन नहीं, वाटर है। नहीं तो क्वेश्चन फिर नहीं होगा ना, ठीक है, सब कंसिडर कर देंगे।
अच्छा पहले क्वेश्चन तो बताने दो, क्वेश्चन बताने दो। उधर रविकुल को गुस्सा आ रहा है, अभी एक एक करके सबको मारेगा रविकुल। ओए शांत, इधर 2 मिनट रुक तो जाओ। वाटर है और वाटर में ना आइस का क्यूब डूबा हुआ है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इफ द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, if the ice melts completely, if the ice melts completely, ये पैराडॉक्स है। if the ice melts, if, अरे क्वेश्चन तो बताने दो भाई। if the ice melts completely, how the level will change, how the level of water will change, how the level of water will change, how the level of water will change। पहला ऑप्शन है नो चेंज, लेवल में कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन होगा लेवल विल राइज, लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल इंक्रीज। थर्ड ऑप्शन होगा लेवल विल डिक्रीज। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, न्यूटन से जितना करो पूछो। आर्किमिडीज लॉ नहीं, जिसका फोर्थ ऑप्शन है उसको नेगेटिव मार्क्स मिल रहा है पहले से। नो चेंज, नो चेंज भाई। तीन, लेवल विल डिक्रीज, क्यों? अच्छा, और कोई नो चेंज? हाँ हाँ, क्या? टू लेवल विल इंक्रीज, क्यों? मेल्ट होने के बाद पानी बढ़ जाएगा तो लेवल भर देगा। ओके, देखो आंसर है नो चेंज। हाँ बोलो तो नो चेंज थी, बोलो तो। सर क्योंकि वो उसका वॉल्यूम ऑलरेडी ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो जब वो मेल्ट होगा तो उसका वॉल्यूम है। क्योंकि पूरा सबमर्ज थोड़ी ना है, क्योंकि आपने पहले से बोला अंदर से आइस सॉल्व नहीं है। अरे सर मतलब वो थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है, उसकी वजह से तो वो आने का वॉल्यूम बोल देखते हैं। आंसर है नो चेंज। खोज कहाँ गए? आइस के अंदर हॉलो है। आप बोले कि लेवल इंक्रीज नहीं होगा, एंड ऑफ बोला। देखो ये, हाँ मैं रीजन के साथ बताता हूँ। देखो थोड़ा सा ना अजम्पशन लेते हैं, समझने के लिए थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं। मान लेते हैं, क्या करते हैं, अभी कोई बात नहीं करेगा, मारो तो पुट आउट होगा तेरे को। शांत, देखो थोड़ा सा अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या करते हैं ना, ऐसा मान लेते हैं कि इस पानी को बोल दिया है कि स्टैचू, पानी को बोल दिया है स्टैचू, पानी को रोक दिया है, ऐसा मान रहे हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, फ्रीज नहीं किया है। फ्रीज कर देंगे तो सब आइस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पानी को रोक दिया है, पानी ही है लेकिन उसको रोक दिया है। और क्या कर रहे हैं ना, ये ऐसे पानी को हमने रोक दिया है पूरा, तो ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है क्या? ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है ना, हाँ या ना? अच्छा, अब अगर मान लो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है, और इसको मेल्ट, इसको क्या करते हैं, ये जो आइस है उसको मेल्ट करके इसके जगह में, ये जो जगह खाली होगा ना उसमें उस पानी को डालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक। तो जब अगर मान लो ऐसा हो जाए कि ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है और ये जो वॉल्यूम है मेल्टिंग के बाद,
इसको मेल्ट करने के बाद जो वॉल्यूम बनेगा और ये जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है अगर सेम हो जाए तो लेवल में कोई राइज नहीं होगा ना। अच्छा, अगर मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम, अगर मेल्टिंग के बाद का अगर ये स्पेस से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस केस में लेवल डिक्रीज हो जाएगा ना। नहीं आया समझ में? हमने क्या बोला, इसको रोक दिया, इसको हमने इसको क्या कर दिया, ऐसा ऐसा अज्यूम किया है कि इस पूरे को हमने ऐसे रोक दिया है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर रहे हैं, इस आइस के क्यूब को बाहर निकालते हैं और इसको मेल्ट कर देते हैं। आइस को क्यूब को बाहर निकालेंगे और मेल्ट कर देते हैं, और क्या करेंगे, जो एम्प्टी स्पेस है, ये वाला जो एम्प्टी स्पेस है उसमें उसको फिल करना स्टार्ट करें। अब अगर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम सेम हो जाए तो लेवल पे कोई राइज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो लेवल बढ़ जाएगा, और मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम अगर कम हो गया तो ये लेवल कम हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या सबको इतना समझ में आ रहा है ना? तो हम क्या करते हैं, पहले तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना होगा वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अगर ये आइस इक्विलिब्रियम में है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो होगा वो वेट ऑफ आइस को बैलेंस कर रहा है। फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो है वो वेट ऑफ आइस को बैलेंस कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? तो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। गलत हो गया ये, फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लिखना है ना, फोर्स ऑफ ब्योयेंसी लिखेंगे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा, इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये इक्वल होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इंटू जी। यहां से मैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करूं, दिस जी विल गेट कैंसिल फ्रॉम दिस जी। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना आ रहा है, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम आ रहा है वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा कुछ आ रहा है क्या, हाँ या ना? डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ आइस। यहां तक किसी को डाउट है क्या? नहीं। अब क्या करते हैं, मेल्टिंग। मान लो मैंने ये बोला कि इस आइस के क्यूब को मेरे को मेल्ट करना है, तो मेल्टिंग से पहले और मेल्टिंग के बाद क्या कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा, डेंसिटी। आइस और पानी का डेंसिटी सेम है, मास, मास कंजर्व रहेगा। जितना मास ऑफ आइस है मेल्ट करने के बाद उतना ही मास ऑफ वाटर रहेगा, ठीक है। तो आफ्टर मेल्टिंग के बारे में अगर बात किया जाए, आफ्टर मेल्टिंग, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मास ऑफ आइस जो होगा वो मास ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग के बराबर हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? मास ऑफ आइस को क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस। एम वाटर ये लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना? अब अगर आप यहां पर कैलकुलेट करोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग, अगर मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करोगे तो देखो ये ऐसा ही आ रहा है, डेंसिटी आइस इंटू वॉल्यूम आइस डिवाइडेड बाई डेंसिटी वाटर। ऐसा ही कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आया था क्या? देखो तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और ये जो मेल्टिंग के बाद का वॉल्यूम है दोनों सेम आ रहा है क्या? इसका क्या मतलब है कि जब आप उस आइस के क्यूब को बाहर निकाल के मेल्ट करके वापस से जब पोर करोगे तो जितना आइस ने स्पेस ऑक्यूपाई किया था, मेल्ट करने के बाद वो जो पानी है वो उतने ही स्पेस में पूरा पूरा फिल हो जाएगा क्या? तभी तो लेवल में कोई चेंज नहीं आया। नहीं आया सर समझ में? ये सबको समझ में आया, हाँ या ना? आसान है क्या? अच्छा, ये सबको समझ में, नोट कर लिया है ना? इसी में क्वेश्चन है, ये समझ में आया ना? पक्का अच्छे से सोच लो, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझा? देख हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये जो आइस का क्यूब है, आइस पहले क्या कर रहा है, आइस यहाँ पे कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है जिसको हम लोग डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बोलते हैं। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितना आ गया, वी आइस डेंसिटी आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा कुछ आ गया ना? ये अपने पास आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस आइस को बाहर निकालेंगे, मेल्ट कर देंगे और ये जो स्पेस यहाँ पर है ना उसमें पोर करना स्टार्ट करते हैं। आप ये देखोगे कि ये जितना जो रेडिश, ये जो रेड वाला शेडेड एरिया है ना, जब आप आइस को मेल्ट करके वापस डालोगे तो ये पानी क्या करेगा, इतने ही वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन के बाद
मेल्टिंग के बाद देखो आ रहा है ना, मेल्टिंग के बाद का जो वॉल्यूम है और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है दोनों सेम आ जा रहा है। तो मेल्ट करने के बाद का जो वॉल्यूम है और जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम था दोनों अगर सेम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जब आप इसको मेल्ट करके इसके अंदर डालोगे तो ये इतने ही स्पेस में फिलअप हो जाएगा। तो अगर उसने लेवल पे कोई चेंज किया नहीं तो लेवल तो अनचेंज रहेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब मान लो इस वाले क्वेश्चन में, इसी वाले क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए, इफ इन द अबव क्वेश्चन, if in the above question, if in the above question water is replaced by a liquid, water is replaced by a liquid whose density is more than water, whose density is more than water, then how will the level change? Then how will the level change? ये क्वेश्चन सोचना है। अबव वाले क्वेश्चन में पानी को हटाना है यहां से। अब यहां पर पानी नहीं होगा, क्या होगा, पानी के जगह एक ऐसा लिक्विड डाल दिया है जिसका डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तब क्या होगा लेवल में, ये पूछा गया है। सोचना है। बर्फ अभी भी बर्फ ही है। लेवल विल इंक्रीज डिक्रीज, देखते हैं फिर से यही चारों ऑप्शन रहेंगे, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम। इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा तभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इधर सबको समझ में आ रहा है ना? इधर सबको समझ में आ रहा है? मैडम लास्ट बेंच आपको समझ में आ रहा है ना? सेम रहेगा अभी भी, सेम रहेगा अभी भी, सेम रहेगा। डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज सेम। सर डिक्रीज इंक्रीज सेम। सबने अपने अपने मन की बात कह दी सर। वोट लगा दो सर। देखो मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम, इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? आइस को मेल्ट करके जब तुम डालोगे इसमें कोई फर्क पड़ा क्या? ये तो अभी भी वही रहेगा ना। ये तो समझ में आ रहा है। फर्क किस में पड़ेगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा क्या? तो अगर तुम देखोगे तो यहां पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और एक ऐसा लिक्विड जिसका डेंसिटी क्या है, वाटर से ज्यादा है। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में बात करूं तो देखो मेरे पास वी मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम है वो तो अभी भी यही आएगा, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। और वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जो आएगा इस बार वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसा कुछ आएगा क्या? अब तुम खुद से बोलो, अगर ये बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो कौन सा वैल्यू ज्यादा है, मेल्टिंग वाला डिस्प्लेस्ड वाला? डिस्प्लेस ज्यादा है, मेल्टिंग ज्यादा है। अगर जिसका दोनों का न्यूमरेटर तो एक जैसा है ना। अभी लिखना नहीं है यार, अभी रुक जाओ ना, अभी मेरे को समझा लेने दो। अभी कोई नहीं लिखेगा, कोई लिखता हुआ दिख गया टूटा हुआ हाथ घर लेके जाएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं लिख रहा ना? हाँ। वैसे नहीं नींद आ रहा है? नहीं सर मैं तो नहीं सो रही सर, मैं नहीं सो रही सर। कोई नहीं, ऐसा होता है बच्चों को नींद आ जाता है कभी, इसलिए पढ़ाना स्टार्ट करो। जब भी नींद आना नहीं, तुम किसको पढ़ाओ? छोड़ो, घर में कोई छोटे बालक नहीं है, पढ़ते नहीं है वो। पढ़ने बैठते बैठते 12 बज जाता है, फिर उठता कब है? पढ़ने 2 बजे तक, तो 12 से 2 पढ़ लिया, नॉट गुड। मतलब 12 से 2 में क्या कितना पढ़ लिया? 12 से 2 12, अगर 12 बजे बैठना है ठीक है 12 बजे बैठो, लेकिन
सही करता है वही तो, वो दिखता है ना इसीलिए डेडिकेशन दिखता है अभी। ओए देखो दोनों वॉल्यूम को अगर आप कंपेयर करोगे तो मेल्टिंग के बाद जो वॉल्यूम है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर, लेकिन डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ जाएगा। अगर लिक्विड का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से ज्यादा है तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ये बोल सकते हैं क्या कि मेल्टिंग के बाद का जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होगा डिस्प्ले से। मतलब जितना जगह है उससे ज्यादा पानी है ना, जितना जगह है उससे ज्यादा पानी है तो लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो आंसर होगा लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल इंक्रीज। अब देखो हाँ इस तरह के क्वेश्चन अगर समझ में आया तो बहुत सी बात है, नहीं समझ में आया तो याद रख लेंगे। बात समझ में आया ना? टाइम खत्म हो गया, 3 पीरियड हो गया सर, 2 पीरियड हो गया। नहीं 10 मिनट का होता है ना, होता तो 20 मिनट का, आपको 15 मिनट का। मतलब मेरे पास टाइम टेबल नहीं आता है क्या? देख लीजिए 15 मिनट का 10:05 बट आप हमारा देखना 10:10 को आना, ठीक है। हम लोग जो भी नॉर्मल क्लास का टाइम है मैं भी देख लूंगा, उसी में आएंगे हम लोग। 3-4 साल पढ़ा क्या ये लिखने के लिए? ये लॉकडाउन के टाइम पे खरीद लिया था मैंने, पहले ऑनलाइन पढ़ाता था कहीं कहीं पे, एक बायोमेट्रिक्स नाम का चलता है। कौन बच्चे नहीं है? ये 12 लोग कौन है फिर? चलेगा, बहुत अच्छी बात है। ओए अच्छा ठीक, चलो अब क्या है ना, ये आर्किमिडीज जहाँ से ये सब स्टोरी स्टार्ट हुई थी ना वो अपन देखते हैं, ठीक है? हाँ वही स्टोरी अभी बताएंगे। अब स्टोरी क्या है ना, एक किंग हुआ करता था, ये आर्किमिडीज। हाँ बिल्कुल, हाँ जी, एक किंग हुआ करता था। अब किंग क्या था ना, किंग तो होते ही लालची थे, ठीक है? वो कोई कुछ भी बोल दे कि ये है वो है। कुछ कुछ किंग बहुत अच्छे थे, ठीक है? बताओ सही, इसलिए तो वो किंग थे यार। संभालना, मेरी वाइफ लोग संभालती है भाई। पारिवारिक क्लास है भाई। ओए शांत। तो नहीं ओए ओए शांत, देखो पिट जाएगा तू। वही स्टोरी। शांत। हाँ तो वो जो किंग था, वो किंग तो होते ही थे थोड़े ग्रीडी टाइप के। तो एक कोई फ्रेंड होगा या कुछ होगा, उसने क्या, नहीं एक क्राफ्टमैन था, गोल्ड्समिथ और ये जो क्राफ्टमैन था। तो क्राफ्टमैन ने क्या किया ना, 2 क्राउन बनाया, एकदम एक जैसा क्राउन, 2 सोने का क्राउन बनाया एकदम एक जैसा, सब कुछ सेम। और ये उस राजा को ये बोला गया कि मैं आपको ये दोनों क्राउन गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है? मैं आपको दोनों क्राउन गिफ्ट कर दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा प्योर गोल्ड का बना हुआ है और किसमें इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है। अच्छा मेरे को बताने दे। तो अब राजा को 2 क्राउन मिलने वाले थे। अब उसमें से एक प्योर गोल्ड का है, एक इम्प्योरिटीज मिक्स्ड है। जनरली ब्रास मिलाते हैं, ठीक है? गोल्ड के साथ ब्रास मिलाते हैं जनरली, तो एक इम्प्योरिटी मिक्स है। अब राजा को क्या था कि वो दोनों मिल जाएगा अगर राजा ने ये आइडेंटिफाई करा लिया कि कौन सा प्योर है और कौन सा इम्प्योर है। अगर नहीं बता पाएगा तो दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर ये मिलेगा उसको। तो अब राजा ने सोचा कि क्या करे क्या करे। तो अब राजा को नहीं समझ में आता तो वो अपने क्या करता है, जो सैनिक होते हैं, जो उनके
प्रजा होती है उनका वॉट लगाता है, प्रजा का वॉट लगाना स्टार्ट किया। तो प्रजा लोगों ने क्या किया, आर्किमिडीज के पास गए और आर्किमिडीज को बोले कि देखिए देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन है। तो आर्किमिडीज बोला कि ठीक है मैं कुछ उपाय लगाता हूँ, मैं सोचता हूँ। तो ऐसे ही बेचारा, अरे आर्किमिडीज भी जनता ही थी ना, मतलब आर्किमिडीज भी जनता का एक पार्ट था। तो आर्किमिडीज क्या करता है, अब वो सोच रहा है कि कैसे प्रूफ किया जाए दोनों क्राउन एक जैसे। तो जब वो नहा रहा था एक दिन, बाथ टब के अंदर बैठ के आराम से नहा रहा था, जो भी तो हाँ उस टाइम में बाथ टब था। क्या श्रीदेवी ही मर सकती क्या बाथ टब पे? जब जो भी होगी, तो वो जो जब वो बाथ टब में डूबा होता ना, तो डूबे डूबे उसको ख्याल आया, वो दौड़ता हुआ भागा, यूरेका यूरेका बोलता हुआ वो दौड़ता हुआ भागा जो भी किंग का कोर्ट था वहां पर। नहा रहा था, नहाता हुआ भागा भाई। तो सोचो किस लेवल का वो रिसर्च कर रहा था, किस लेवल का वो डूबा हुआ था। शेम आता तो आज हम लोग उसके नाम से नहीं पढ़ रहे होते। बिल्कुल। अब वो ये अरे हो गया। यूरेका का मतलब क्या होता है? आई हैव फाउंड इट, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट किया ना, उसका एक क्वेश्चन, एच.सी. वर्मा ने उसको क्या कर दिया, क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। राजा को दोनों क्राउन मिल गया और आर्किमिडीज को प्रिंसिपल मिल गया। मर क्यों गया आर्किमिडीज? क्राउन मिला, उसके बाद क्या, फिर राजा, उसके बाद की स्टोरी नहीं है, इतनी ही स्टोरी है। उसके बाद क्या, मैं राजा थोड़ी हूँ, उसके बाद भी कुछ स्टोरी है ही नहीं। तो उसको दोनों क्राउन मिल गया, बस इतना ही स्टोरी है। शांति। क्या बॉलीवुड की फिल्म बन रही है क्या कि स्टोरी कुछ भी हो, ये लव कनेक्शन जोड़ना जरूरी है? वो टीवी सीरियल वाले वो कर्ण के ऊपर स्टोरी बनाते हो, उसका भी वो लव लाइफ दिखा रहे हो, उसका भी कर्ण का। ये क्या चल मतलब एक्स्ट्रा स्टोरी क्या होगा? आर्किमिडीज और रानी का लव स्टोरी। नहीं, उसके लिए टीवी सीरियल बनना पड़ेगा, आर्किमिडीज की कहानी। ओए शादी। क्वेश्चन क्या है ना, शांत। जो क्वेश्चन क्या है, अब शांत हो जाओ। शांत, अरे शांत। एक क्यूब है, ऐसा क्वेश्चन है। तो मैं बोलो थोड़ा पैरेललोपेप्टाइड दे देता हूँ। मैं क्यूब इसलिए दे रहा हूँ कि कम से कम वॉल्यूम फाइंड आउट करने में परेशानी ना हो। मान लो एक जो भी लग रहा है यार, क्यूबॉइड जो भी लग रहा है, क्या लग रहा है? ये क्यूबॉइड है, फिर क्यूबॉइड है। हाँ, और ये जो क्यूबॉइड है ना, इसमें अंदर में कैविटी, ये क्या था? ये क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड के अंदर में क्या है? कैविटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल प्रेजेंट इन द गिवन मटेरियल। ये जो मटेरियल गिवन है, इसमें कितना मेटल प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। और मान लो जो मेटल है उसका डेंसिटी, अब क्या क्या गिवन है यहाँ पर? तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल गिवन, जो भी मटेरियल है उसका डेंसिटी क्या है? गिवन है। डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज नोन, ऐसा मान लेते हैं, रो गिवन है डेंसिटी ऑफ मटेरियल।
अब कैविटी, एयर का डेंसिटी क्या होता है 1.29 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा कुछ होता है क्या? 1.3 1.29 ऐसा रख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कैविटी भी प्रेजेंट है सर और मेटल भी प्रेजेंट है। अब ये पूछा गया है कि मटेरियल, कितना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब वॉल्यूम का मटेरियल फाइंड आउट करना है क्या? वो जो मेटल है या ये जो मटेरियल है, तुम कैविटी का फाइंड आउट कर लो चाहे मेटल का फाइंड आउट कर लो, कैविटी का अगर मिल गया तो मटेरियल के वॉल्यूम में से कैविटी का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो आर्किमिडीज का इसमें प्रिंसिपल यूज करना है। क्या करते हैं? 1.29 kg पर मीटर क्यूब है। ओके, 1.29 kg, डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा ही स्टैंडर्ड kg पर मीटर क्यूब होगा। अब क्वेश्चन समझते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं वेइंग मशीन से कनेक्ट कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो अगर आप इसको वेइंग मशीन से कनेक्ट करोगे तो जो रीडिंग आएगा वेइंग मशीन का जो रीडिंग है, वेइंग मशीन मास बताता है, वेइंग मशीन का रीडिंग हो जाएगा मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ कैविटी। हाँ या ना, ऐसा होगा क्या? अगर आप इसको वेइंग मशीन से कनेक्ट कर दोगे तो वेइंग मशीन क्या करता है, इसका मास मेजर करके बताता है। वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो मेटल का मास प्लस कैविटी का मास का सम हो जाएगा, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ कैविटी। हाँ या ना? अच्छा, अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है? अपने को फाइंड आउट करना है वॉल्यूम। तो मैं इसको ना डेंसिटी में लिख देता हूं। तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है उसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू वॉल्यूम ऑफ मेटल, डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस डेंसिटी ऑफ एयर इनटू वॉल्यूम ऑफ कैविटी, लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब यहाँ पर अननोन क्या क्या है बोलो तो? ये वेइंग मशीन का रीडिंग तो देख सकते हैं ना, रीडिंग है अगर, तो ये तो पता है ना अपने को, डेंसिटी ऑफ मेटल भी प्रेजेंट है, डेंसिटी ऑफ एयर भी पता है, वॉल्यूम का जो मेटल का जो वॉल्यूम और कैविटी का जो वॉल्यूम है, दो वेरिएबल है क्या? तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल, काम चल सकता है क्या? नहीं, एक और इक्वेशन बनाना पड़ेगा। एक और इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, इस पूरे अरेंजमेंट को पानी के अंदर डाल देते हैं। एक और अरेंजमेंट बनाने के लिए पूरे जो मटेरियल है इसको पानी के अंदर डिप कर देते हैं। तो ऑन डिपिंग द मटेरियल, on dipping the material on dipping the material inside water, on dipping the material inside water, पानी के अंदर अगर आप इस मटेरियल को डिप कर दोगे तो क्या क्या फोर्सेस लगेगा? अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ बॉयंसी भी आ जाएगा क्या? तो वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, इसको एपरेंट वेट बोल सकते हैं क्या? कौन कौन कौन? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि ये पूरे अरेंजमेंट को आपने क्या कर दिया, पानी के अंदर ऐसे डिप कर दिया पूरे अरेंजमेंट को, तो पूरे अरेंजमेंट को पानी के अंदर डिप कर दोगे और अगर आप इसको वेइंग मशीन से ऐसे कनेक्ट कर दोगे तो वेइंग मशीन का जो रीडिंग है वो क्या हो जाएगा? वो एपरेंट वेट दिखाएगा ना, इसका वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। हाँ या ना? इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ बॉयंसी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो वेइंग मशीन होगा अगर आप इसको पानी के अंदर डाल दोगे तो वो एपरेंट वेट रिप्रेजेंट करने वाला है क्या? सर समझ ही नहीं आ रहा है सर, ये आ रहा है ना समझ में? अरे देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको वेइंग मशीन से कनेक्ट करो, ये एक्चुअल वेट जो है वो दिखाएगा ना। वेइंग मशीन होता है ना, स्प्रिंग बैलेंस वेइंग मशीन ऐसा, तो स्प्रिंग बैलेंस लगा दो इसको, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या दिखाएगा? इसका एक्चुअल जो मास होगा वो बताएगा ना। अब इसी अरेंजमेंट को अगर पानी के अंदर डाल दोगे तो जो वैल्यू आएगा वो एक्चुअल आएगा या फॉल्स वैल्यू आ जाएगा? फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेट नीचे है लेकिन एक फोर्स ऑफ बॉयंसी भी तो ऊपर आ जाएगा ना। अब यहाँ पर ये जो एपरेंट वेट है, अगर ये वेट एपरेंट हो जाएगा वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, तो रीडिंग को ऐसा लिख सकते हैं क्या? रीडिंग को क्या लिखेंगे? वेट डिवाइडेड बाय जी
माइनस फोर्स ऑफ ब्योएंसी डिवाइडेड बाई जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मुश्किल है क्या ये सब? समझ में आ रहा है? अब वेट का मतलब क्या हो जाएगा? वेट का मतलब हो जाएगा वेट ऑफ मेटल प्लस वेट ऑफ कैविटी। ये वेट किसका है? मटेरियल का वेट है ना। तो मटेरियल का वेट मतलब क्या है? मेटल भी प्रेजेंट है और कैविटी भी प्रेजेंट है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? जी से अगर डिवाइड करोगे तो यहां पर हो जाएगा मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ कैविटी, मास ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ कैविटी माइनस जो फोर्स ऑफ ब्योएंसी होता है। फोर्स ऑफ ब्योएंसी क्या होता है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम पूरा पूरा इसके वॉल्यूम के बराबर होगा ना। समझ में नहीं आ रहा सर? समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, और ये जी से ये जी वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा ना। मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल है, थोड़ा हार्ड है। अरे खुद से सोचो ना। देखो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दूं तो स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है? इसका मास मेजर करके बताएगा ना। एक्चुअल मास वेट डिवाइडेड बाय जी मेजर करता है ना। स्प्रिंग बैलेंस भी मास का रीडिंग बताता है ना। स्प्रिंग बैलेंस हो, वेइंग मशीन हो, सब मास वैल्यू मेजर, वो डिवाइस ऐसे कैलिब्रेटेड है कि वो तुमको मास का वैल्यू बताएगी। क्लियर है ना? तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और मैं इसको स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दूंगा तो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग देख सकते हैं ना। अब जो स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग है वो क्या हो जाएगा? इस मेटल का मास प्लस जो कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट है उसका मास, मेटल का मास प्लस कैविटी का मास मिला के पहले वाला रीडिंग आ जाएगा। देखो तो मास ऑफ जो वेइंग मशीन जो मास रिप्रेजेंट करेगा वो मेटल का मास है प्लस कैविटी का मास है। लिख सकते हैं ना ऐसा? और मास को क्या लिखते हैं? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मैंने लिख दिया डेंसिटी ऑफ मेटल इंटू वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ कैविटी को क्या लिखेंगे? डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वॉल्यूम ऑफ कैविटी। लिख सकते हैं क्या ऐसा? अब इस वाले इक्वेशन को देखो क्या क्या पता है। मास ऑफ वेइंग मशीन जो मास रिप्रेजेंट करेगा वो तो देख सकते हैं ना। स्प्रिंग बैलेंस हमने कनेक्ट किया है तो वेइंग मशीन जो मास मेजर करके बताएगा वो तो देख सकते हैं, ये तो पता है। डेंसिटी ऑफ मेटल भी पता है, डेंसिटी ऑफ एयर भी पता है। तो इस वाले इक्वेशन में अगर आप ये इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इस वाले इक्वेशन में वेरिएबल क्या क्या है? एक तो कैविटी का वॉल्यूम वेरिएबल है और जो मेटल है उसका वॉल्यूम वेरिएबल है। एक इक्वेशन में दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं, सॉल्व नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो और एक इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, जो भी है। अब इसके लिए एक और इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अब इस अरेंजमेंट को क्या करते हैं ना, इस अरेंजमेंट को पानी के अंदर डाल दो। तो जब अरेंजमेंट को पानी के अंदर डाल दोगे तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ ब्योएंसी भी आ जाएगा क्या? मतलब अब वो जो वेइंग मशीन है, अब जो स्प्रिंग बैलेंस जो रीडिंग दिखाएगा वो एक्चुअल मास तो नहीं होगा, वो फॉल्स मास होगा, एपरेंट मास होगा। तो देखो यही मैंने लिख दिया, एपरेंट वेट क्या हो जाएगा? वेट माइनस फोर्स ऑफ ब्योएंसी। तो अगर मैं रीडिंग लिखूं अब अगर वो जो मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस है उसका अगर मैं रीडिंग लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? वेट डिवाइडेड बाई जी माइनस फोर्स ऑफ ब्योएंसी डिवाइडेड बाई जी। नहीं आया ऐसा? समझ में आ रहा है ना? पक्का? तो वेट का मतलब क्या हो गया? वेट का मतलब हो गया मास ऑफ मेटल इंटू जी प्लस मास ऑफ कैविटी इंटू जी। सबको जी से डिवाइड करोगे तो मास ऑफ मेटल मास ऑफ कैविटी ऐसा आ जाएगा। और फोर्स ऑफ ब्योएंसी को कैसे लिखते हैं? फोर्स ऑफ ब्योएंसी का मतलब हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो कितना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड अगर लिखना है तो आप लिखो डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर ये पूरा का पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी दोनों का सम हो जाएगा क्या? अभी भी नहीं समझ में आया? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चार। तुम लोगों को एचपीआर वाली मैम ने पकड़ तो नहीं लिया था ना? नहीं, अभी आई थी ना एचपीआर वाली मैम, स्टूडेंट को ले जाएंगे केमिस्ट्री पीरियड में जाएंगे। तो मैथ्स वाले भी चले जाएंगे ना? मैथ्स वाले
हाँ देखो, तो रीडिंग क्या हो जाएगा इस बार? रीडिंग हो जाएगा मास ऑफ मेटल, मास ऑफ कैविटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ मास प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी। अब देखो जो एक्चुअल आर्किमिडीज है वो तो समझना पड़ेगा ना, बात मत करो उधर उधर उधर, इतना क्यों हंस रहे ऐसे ऐसे हंस? तो कौन सा बीमारी हो गया तुम्हें? भाई तुम सबको देख के लगता है सबको स्लीपिंग सिकनेस हो गया है। अरे वो इंस्टा का बायो, फिर फेसबुक का स्टेटस, व्हाट्सएप का स्टेटस, इतना भारी भारी लाइन लिख के रखते हैं लोग। मैं हूँ हाँ, मैं इंस्टा में हूँ लेकिन मैं उसको यूज नहीं किया। नाम क्या आपका? भाई मेरा नाम क्या वो अविनाश कुमार, वैभव कुमार। क्या मिस्टर ह्यूमरस? व्हाट्सएप में अबाउट जलेबी का वो उसका ओए 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 शांत शांत शांत। देखो 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 हाँ ये तो सबको याद होगा, मतलब नहीं देखी वो सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में बेचारी उस लड़की को इतना बदनाम कर दिया लोगों ने, उसने कुछ किया भी नहीं था। कौन चक्रवर्ती? स्नेहा आ रही है उसको कैसे नाम किया? मेरा फेवरेट जो है भाई, मेरे को वो डायलॉग अच्छा लगा। ओए ओए शांत, देखो तो देखो हमने क्या किया अभी, इधर 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 2 मिनट रुक जाएंगे। ये एक्चुअल आर्किमिडीज ने जो किया था ना वो कहानी, एक्चुअल में आर्किमिडीज ने क्या किया, मान लो मेरे को ये पता लगाना है कि इसमें कितना मेटल प्रेजेंट है और कितना कैविटी प्रेजेंट है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले आप क्या करना, पहले आप इसको स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्ट कर दो। स्प्रिंग बैलेंस से अगर आप इसको कनेक्ट कर दोगे तो स्प्रिंग बैलेंस इसका एक्चुअल वेट मेजर करके बताएगा क्या। अब इसका एक्चुअल वेट का मतलब क्या हो गया, इसमें कुछ मेटल प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ कैविटी प्रेजेंट है। तो देखो पहला जो मैंने इक्वेशन लिखा है, वेइंग मशीन जो रीडिंग बताता वो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू वॉल्यूम ऑफ मेटल, मतलब मास ऑफ मेटल एंड मास ऑफ कैविटी, ऐसा कुछ बता रहा है क्या। अब इसी अरेंजमेंट को पानी के अंदर डाल दिया, तो इसी अरेंजमेंट को पानी के अंदर डाल दोगे तो एक फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये जो वेइंग मशीन है उसमें अगर देखोगे तो वेट नीचे है और फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर है, तो अब ये क्या करेगा, वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी। अब जो इसका रीडिंग आएगा वो क्या हो जाएगा, वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी डिवाइडेड बाय जी होगा क्या। पहले वेट डिवाइडेड बाय जी था, अब क्या हो जाएगा, वेट माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी डिवाइडेड बाय जी, हाँ या ना। तो अगर आप देखोगे तो डिप करने के बाद जो रीडिंग है वो मास ऑफ मेटल, मास ऑफ कैविटी माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, लिख सकते हैं क्या ऐसा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखोगे तो ये रीडिंग पानी में डिप करने के बाद मिला। मास ऑफ मेटल, मेटल का मास कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ मेटल इनटू डेंसिटी ऑफ मेटल प्लस मास ऑफ कैविटी कैसे लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ एयर into volume of cavity minus density of water, volume of metal plus volume of sea। अब ये सेकंड इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो सिर्फ मेटल का वॉल्यूम और कैविटी का वॉल्यूम, यही दो अननोन है क्या। इन दोनों को सॉल्व करके अपने को कैविटी का वॉल्यूम, मेटल का वॉल्यूम सब मिल जाएगा क्या,
नहीं आया समझ में? तो ये इक्वेशन 2 है। तो इन दोनों को यूज करके अब आर्किमिडीज ने कैसे ढूंढा था? तो आर्किमिडीज ने क्या किया, उसने पहले तो इसको ऐसे मेजर किया, फिर गोल्ड ले लिया, और जो इम्प्योरिटी है, गोल्ड और इम्प्योरिटी है, मान लो उसको वो जो क्राफ्टमैन है उसने इतना बता दिया कि जो इम्प्योरिटी है, जनरली जो गोल्ड के साथ इम्प्योरिटी मिलाया जाता है वो तांबा होता है, ब्रास, ठीक है। तो अगर उसको बता दिया गया कि ब्रास इज द इम्प्योरिटी, तो यहाँ पर आप क्या करते? बस यहाँ पर कैविटी की जगह पे ब्रास रख देते। इसको सॉल्व करोगे, जो भी होगा वो आंसर है। तो स्टोरी समझ में आया कैसे आर्किमिडीज ने यूज किया था? समझ में आया क्या? कोई नहीं समझ में आया? रिकॉर्डेड है, आप लोग देख लेना, ठीक है। सबको इतना समझ में आया? अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताऊंगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ब्योयेंसी। एक लास्ट क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखते हैं। अच्छा, अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो तुम लोग में से कोई एक गाना सुना देना। कौन है? अरे वो तो बेस में उसको रवि को अच्छा गाता है। हाँ, रवि को गाएगा, वैभव नाचेगा। आप बता रहे रवि को कंटाप करता है। लेकिन इसका आंसर सही सही बताना है। ओए ओए ओए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर सही सही बताना है। ओए शान, गुड है, गुड है, और वुड है, मेरे को क्वेश्चन तो बताने दो। और वुड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। कॉइन कॉइन कॉइन, हाँ साइड से रखा हुआ है, साइड व्यू है। वुड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है। अब ये बोला गया है, मैं मारूंगा किसी बात, कोई पूछना पिट जाएगा। You want to, नहीं क्वेश्चन में क्या ना, वुड है, वुड के ऊपर एक कॉइन रखा हुआ है। क्वेश्चन में ये बोला गया है, if the coin suddenly, सही ना स्पेलिंग? if the coin suddenly dips inside the water, how the level will change? How the level will change? पानी के अंदर अगर वो डूब गया, किसी ने धक्का दे दिया, तो पानी के अंदर गिर गया। वुड नीचे नहीं जा सकता ना, वुड को अगर नीचे ले भी जाओगे तो वापस ऊपर आ जाता है ना। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या है? नो चेंज, ऑप्शन है नो चेंज, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है लेवल विल इंक्रीज, लेवल विल इंक्रीज, रीजन के साथ बताना है। लेवल विल डिक्रीज, रीजन के साथ बताना है। और कैनॉट सेड, यूरेका यूरेका, रीजन के साथ बताना है। एमसीक्यू में रीजन नहीं होता, तो अभी कौन सा है ये? मेरे को नहीं पता, अभी मैं एनालाइज करके बताऊंगा। लेवल विल इंक्रीज, देखते हैं। नो चेंज, हाँ बोलो। अरे सर थोड़ी सी ना ऐसे ट्राई किया था। मेरे पास पैसे नहीं रहते भाई, बीवी मेरे को पैसे देगी, बहुत शक करती है, तो पैसे नहीं देती। एक्सचेंज कर दूंगा, पुदीना ले भैया, फोन रख लो, पुदीना दे दो बदले में। इससे पूरा लॉकडाउन इसने मेरे को कमा के दिया है भाई।
हे भगवान, कहाँ से स्टोरी लेके जाते हैं, कहाँ। मैंने बोला कि मेरे फोन कैसे दे दूंगा पुदीना वाले को, मैं फोन पे यूज करूंगा, मैंने बोला। और मतलब पुदीना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि मैं अपना फोन देके आ जाऊंगा। भाई आंसर बताओ। 2 बस 2 नो चेंज 2 रीजन, कोई रीजन बता सकता है क्यों? हाँ बोलो। ऑब्जर्वेशन है तो आंसर वहां पे क्या लिख देंगे? ऑब्जर्वेशन, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। दी ऐसा हो ही नहीं सकता। ये देखो कॉइन किसका होता है? सिल्वर, आयरन, मेटल, ऐसे कुछ होगा ना, मेटल का कॉइन होगा। अच्छा तुम खुद से सोचो, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर मेरे को नहीं पता, मैं एनालाइज हो जाएगा तुम्हारे सामने। अरे मैं याद क्यों रखूं? नहीं, मेरे को मौका कोई देगा तब तो मैं बोलूंगा, कोई बोलने ही नहीं देता ना मेरे को। मान लो ये वुड तो पानी में तैरेगा 100%, वुड कॉइन के बिना रखोगे तब भी वुड तैरेगा। कॉइन को अगर आप ऐसे ही रख दोगे पानी के ऊपर, कॉइन तैरता है क्या? नहीं। वो अंधविश्वासी लोग पैसा डाल देते हैं उसके अंदर, पानी के अंदर। मैं नहीं डालता ये सब। तू मेरे को कब से जान रहा है? हाँ बिल्कुल 7 साल से। कैसे? उस समय तो मैं सीलिंग में लटकता भी नहीं था। तो ओए कुछ नहीं, शांत शांत शांत। हाँ, अब आंसर बताने दो। आंसर शांत हो जाओ 2 मिनट। क्या करते हैं ना, तुम ये सोचो कि कॉइन को अगर आप ऐसे रखोगे तो कॉइन कभी भी फ्लोट करता है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं क्या कि वेट ऑफ कॉइन जो है, वेट ऑफ कॉइन जो होगा वो फोर्स ऑफ ब्योयेंसी से ज्यादा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना? अच्छा, अगर वेट ऑफ कॉइन फोर्स ऑफ ब्योयेंसी से ज्यादा है, इसका मतलब ये बोला जा सकता है कि डेंसिटी ऑफ कॉइन जो होगा वो डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, ये भी तो बोल सकते हैं ना। तो डेंसिटी ऑफ कॉइन अगर डेंसिटी ऑफ वाटर से ज्यादा है, और इस केस में तो ये तैर रहा है ना, इस केस में तो ये फ्लोट कर रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं क्या कि ये पानी, ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, वॉल्यूम जो ये डिस्प्लेस करेगा वो ग्रेटर होगा वॉल्यूम ऑफ द कॉइन से। नहीं ऐसा समझ में? अगर तुमने डायरेक्टली ऐसे डाल दिया तो पूरा डूब जाता है ना। अगर वो डूब गया तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कॉइन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा क्या? अगर मैंने पानी के सरफेस में कॉइन को ऐसा रखा, उस केस में जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन के बराबर है ना। अब इस वाले केस में अगर ये फ्लोट कर रहा है, अगर ये फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? डेफिनेटली जो पानी ये डिस्प्लेस करता वो कॉइन के वॉल्यूम से ज्यादा है क्या? अरे फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो है, सुनो, फोर्स ऑफ ब्योयेंसी जो है वो डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ वाटर और जी का वैल्यू तो कांस्टेंट है। जब ये कॉइन डूब गया, उस केस में फोर्स ऑफ ब्योयेंसी क्या है? यहाँ पे वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड है वो कॉइन के वॉल्यूम के बराबर है क्या? वुड को क्यों से? वुड तो देखो, कॉइन रखो वुड के ऊपर, नहीं रखो कोई मतलब नहीं, वुड तो फ्लोट करेगा। वुड से तो आंसर लेना देना है ही, लेवल चेंज हो जाएगा। तो वुड ऊपर आया ना, लेवल कहाँ से चेंज हो गया फिर? वो कम जाएगा तो जो कॉइन का वॉल्यूम होगा वो अंदर जाके कॉइन का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिस्प्ले जो कम हो गया है उसमें वो जो कॉइन अंदर गिर जाएगा, उसका जो वॉल्यूम होगा तो नो चेंज रहेगा आंसर। नहीं,
नो चेंज नहीं है आंसर, गलत, नो चेंज गलत। अब सोचो तो लॉजिकली है, लॉजिकल है, समझ में आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो तो उसका पूरा कंटेनर का वॉल्यूम हो जाएगा, इसलिए बॉटम पे चला जाएगा, इस पॉइंट को करेंगे बॉटम पे ना हो। मेरे को समझा दो, एक मिनट मेरे को समझा दो, मैं समझा दूंगा, आराम से रुको, मैं समझा दूंगा। ये क्वेश्चन आईआईटी का क्वेश्चन। क्यों नहीं होगा, बहुत ही आसान है, क्यों नहीं होगा? तो क्या होगा आंसर? मेरे को नहीं पता क्या है आंसर, नहीं पता, आ जाएगा देखो। या तो ये होगा लेवल विल इंक्रीज या लेवल विल डिक्रीज, देख लेते हैं, वो डिपेंड करता है यार। देखो इधर इधर, ओ सर जी, ओ सर जी इधर, हाँ ठीक, देखो हाँ यहाँ पे देखते हैं। तुम अगर मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मैंने वुड, देखो वुड से तो लेना देना है ही नहीं, वुड से कोई लेना देना क्यों नहीं है ना, क्योंकि वुड को कॉइन के साथ रखो, कॉइन के बिना रखो, वुड फ्लोट कर रहा है अपना आराम से। वुड से फोर्स ऑफ बॉयंसी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किससे पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कॉइन से। अच्छा मान लो मैं अगर कॉइन को ऐसे सीधा सीधा रख दूं पानी के ऊपर, तो कॉइन फ्लोट करेगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? उस केस में जो वेट है, वेट ऑफ द कॉइन जो है वो फोर्स ऑफ बॉयंसी से ज्यादा है ना। अगर कॉइन डूब गया, मतलब अगर if the coin is kept independently, if the coin is kept independently, अगर कॉइन को इंडिपेंडेंटली रखोगे तो वेट ऑफ द कॉइन फोर्स ऑफ बॉयंसी से ज्यादा है, तभी तो वो डूब रहा है ना, हाँ या ना? अच्छा, और अगर ये कॉइन को इंडिपेंडेंटली रखा, उस केस में जब आप फोर्स ऑफ बॉयंसी कैलकुलेट करोगे, तो फोर्स ऑफ बॉयंसी का मतलब क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी, ऐसा लिखेंगे ना। तो अगर इसको भी हटा देते हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि वॉल्यूम डिस्प्लेस इस बार वॉल्यूम ऑफ द कॉइन के बराबर होगा क्या? कैसे नहीं होगा? अगर वो डूब गया, अगर वो डूब गया तो वो डूब गया, तो जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम होता ही तो पानी वो बाहर निकालेगा ना। हाँ आप इसको एनालाइज करो, एकदम स्टार्टिंग से, इसको नहीं लिख रहे अभी। हमने क्या बोला कि अगर मैंने कॉइन को ऐसे रखा पानी के सरफेस पे, तो कॉइन डूब जाता है। कॉइन डूब रहा है मतलब क्या होगा? वेट ऑफ द कॉइन इज ग्रेटर कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ, वेट ऑफ द कॉइन इज ग्रेटर कंपेयर टू फोर्स ऑफ बॉयंसी। ये बात समझ में आ रहा है? और फोर्स ऑफ बॉयंसी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ बॉयंसी डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी पर। ये बात समझ में आ रहा है? अब अगर कॉइन पूरा पानी के अंदर डूब चुका है, मान लो अगर कॉइन पूरा पानी के अंदर है, तो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा वो कॉइन के वॉल्यूम के बराबर होगा क्या? हाँ या ना? अब इफ द कॉइन इज फ्लोटिंग, अगर कॉइन फ्लोट कर रहा है, मतलब डेफिनेटली वो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है क्या? अगर कॉइन फ्लोट कर रहा है तो डेफिनेटली जो कॉइन का वेट होगा उसको फोर्स ऑफ बॉयंसी बैलेंस कर रहा होगा। इस वाले केस में तो फ्लोट कर रहा है ना। हाँ वुड के ऊपर है लेकिन फ्लोट तो कर रहा है ना, वुड के ऊपर। हाँ वुड के साथ तो फ्लोट कर रहा है। हाँ अरे तो देखो वुड में क्या है ना, मैं देखो इक्वेशन लिख के बनाता हूँ, देखो मैं इक्वेशन लिख के बताता हूँ।